के माननीय विधायक श्री मुरारी मोहन जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अर्जुन साहनी जी, प्रदेश मंत्री श्री मीना झा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री हरी साहनी जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री विवेकानंद पासवान जी, जिला के महामंत्री श्री ज्योति कृष्ण झा जी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती मीना प्रसाद जी, श्रीमती मीना मिश्रा जी, श्री आदित्यनाथ मन्ना जी, श्री संजीव सिंह जी, श्री लक्ष्मण झुंझुनवाला जी, श्री संतोष पोदार जी, श्री रतन पासवान जी, श्री संजय माथुर जी, मंच पर बैठे हमारे पार्टी के तमाम नेतागण और यह दरभंगा विधानसभा के कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, लगातार 5 बार चुनाव जीतना ये आसान काम नहीं है और केवल बीजेपी लगातार 5 बार ही दरभंगा से चुनाव नहीं जीती है। इसके पहले 2 बार स्वर्गीय शिवनाथ वर्मा जी, उसके पहले सुमन जी, तो 77 से लेकर अभी तक 8 बार दरभंगा नगर से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने का काम किया। यहाँ से नीचे तो जीना, दरभंगा ने बीजेपी के विधायकों को जिताने का काम किया और आज अगर संजय सराफ जी 5 बार जीते, उसका श्रेय आप कार्यकर्ताओं को जाता है। और मैंने देखा था, मैं जब आया था यहाँ रोड शो में, ऐसा रोड शो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे लग गया कि दरभंगा जिले में भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका कार्यकर्ता यहाँ मौजूद नहीं है और इसलिए किसी विधायक को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि वो जीत उसकी है। ये जीत आपकी जीत है, आप कार्यकर्ताओं की जीत है। अब तो ये भारतीय जनता पार्टी है जिसके पास लाखों कार्यकर्ता है और ये लोग जो यहाँ पर आए, ये कोई पैसे पर काम करने वाले लोग नहीं है, ये पेड वर्कर नहीं है, इनको दरमा नहीं मिलता है, इनको काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता है। अपना घर परिवार का काम छोड़कर लोग पार्टी का काम करते हैं क्योंकि एक ही उद्देश्य है, इस देश को शक्तिशाली बनाना है, भारत मां के वैभव को फिर से लौटा कर लाना है और यही प्रेरणा हम सब लोगों को काम करने के लिए और प्रेरित करती है। मित्रों, दरभंगा जिले को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। 10 में से 9 सीट आपने जिताने का काम किया और बगल का मधुबनी जिला 10 में से 8, मिथिला का मतलब दरभंगा मधुबनी मुख्य रूप से होता है, तो 20 में से 17 विधानसभा की सीटें एनडीए गठबंधन की जोड़ी यहाँ पर देने का काम किया। अगर मिथिला ने इतनी सीटें नहीं दी होती तो आज बिहार में हमारी सरकार नहीं बनी होती। और इससे मित्रों, मिथिला के इस ऋण को, इस कर्ज को, इस एहसान को कभी भूल नहीं सकते। अभी गोपाल जी ठाकुर, चुप रहोगी, बैठ जाओ। अभी गोपाल जी ठाकुर जी ने जिन कामों का विवरण दिया है, मेरा तो यही सवाल है, गोपाल जी ने यही पूछा कि 45 साल बिहार में कांग्रेस को राज करने का मौका मिला, 15 साल राजद को राज करने का मौका मिला और दिल्ली में तो करीब 60 साल कांग्रेस की सरकार थी। उसने क्यों नहीं वो सब काम किया जो काम नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी ने कर दिया। और हमने जो काम किया उसकी मजदूरी के रूप में मिथिला के लोगों ने एनडीए को वोट देने का काम किया। अभी तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको भूलेंगे नहीं। और एम्स का भी जिक्र कर रहे थे गोपाल जी ठाकुर, तो अगले लोकसभा चुनाव के पहले कम से कम एम्स का और ओपीडी काम करना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि भवन बनने में तो समय लगेगा। इसलिए मित्रों, ये काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाली सरकार है। और मित्रों, मेरा तो दरभंगा से विशेष लगाव रहा है।
यहाँ के लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि इमरजेंसी में मैं समस्तीपुर में गिरफ्तार हुआ था और इसी दरभंगा की जेल में 6 महीना रहने का मुझे मौका मिला। दरभंगा जिले का कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है पुराना जिसको मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ। और मुझे आज भी याद है कि इसी टावर चौक पर बाढ़ के दौरान जब लालू सरकार गरीबों को राहत वितरण नहीं कर रही थी तो मैंने 3 दिन तक यहाँ पर अनशन करने का काम किया था। और विद्यार्थी परिषद के नाते दरभंगा कम से कम 100 बार आने का मौका मिला और साइकिल पर बैठकर एक एक गली को घूमने का काम मैंने विद्यार्थी परिषद के जमाने में किया। इसलिए मेरे मित्रों, और मैं गोपाल जी ठाकुर को धन्यवाद देना चाहूँगा। गोपाल जी, आप सौभाग्यशाली हैं, आपके अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आता है और बिहार में दरभंगा लोकसभा अकेला विधानसभा है जहां 6 में से 5 विधायक एनडीए के जीत रहा है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। 12 राज्यों में हमारे मुख्यमंत्री हैं और बिहार में जैसे गठबंधन की सरकार है उस प्रकार लगभग 18 राज्यों में हमारी सरकार है और हम चुनाव जीत रहे हैं। आपने देखा कल अमित शाह जी गए थे बंगाल, तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में शामिल है। हैदराबाद, उस हैदराबाद के अंदर नगर निगम के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ चला है, कोई किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर सकता है। और ठीक है गोपाल जी और संजय जी ने कि जो गरीब घर में पैदा हुआ दिन रात काम करता है वो किसान विरोधी हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है? मेरे मित्रों, ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, अगर ये कानून 3 कानून जो बनाया गया अगर ये किसान विरोधी होता तो दरभंगा में प्रदर्शन क्यों नहीं है, बिहार में आंदोलन क्यों नहीं है, यूपी में क्यों नहीं है, राजस्थान में क्यों नहीं है? क्या केवल पंजाब हिंदुस्तान है? क्या केवल एक राज्य के किसान हाईजैक कर देंगे, सुधार नहीं होने देंगे, किसानों के हित का कानून नहीं बनने देंगे? मेरे मित्रों, पंजाब छोड़कर कहीं भी देश के अंदर किसानों का आंदोलन नहीं है। और ये राजद के नेता, कांग्रेस के नेता बिहार में भारत बंद का आह्वान करके दिल्ली चले गए। नेता प्रतिपक्ष तो भारत बंद के कार्यक्रम में पटना में शामिल भी नहीं हुआ। उसके बाद जो छोड़कर भागे तो शायद आज लौटकर आए होंगे। और मेरे मित्रों, अगर ये किसान आंदोलन है तो भारत बंद में बिहार की सड़कों पर कोई किसान दिखाई पड़ा? क्या भारत की सड़कों पर कोई किसान दिखाई पड़ा? राजद का वर्कर, कांग्रेस का वर्कर, सीपीआई का वर्कर किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क पर निकल सकता है, लेकिन पूरे देश के अंदर एक भी किसान पंजाब को छोड़कर कहीं भी सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। तो नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने एपीएमसी कानून को खत्म करने का काम किया था। ये जो बाजार समिति है, इसमें टैक्स लगता था। कोई व्यापारी, अगर कोई किसान सामान बेचने जाएगा, कोई किसान सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, अनाज बेचेगा, तो वह केवल बाजार समिति में ही बेच सकता है, बाजार समिति के बाहर नहीं बेच सकता। ये कानून था। और हर सामान पर 1% टैक्स लगेगा, जो खरीदेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। और कैसा शोषण होता था आपको याद नहीं, 15 साल की बात हो गई। पूछे पुराने लोगों से, लहरियासराय से लेकर जगह जगह बैरियर लगता था और अगर कोई साइकिल पर भी केला लेकर जा रहा है
तो जो ठेकेदार होता था उसे पैसा वसूल लिया करता था। ये था एपीएमसी का कानून। बिहार देश का पहला राज्य जिसने 70 करोड़ की आमदनी वाली एपीएमसी कानून को 2006 में खत्म कर दिया और किसानों के शोषण से, बिचौलियों के चंगुल से हमने बिहार को मुक्त कर दिया। अब आज बिहार का किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। लेकिन जो किसान का जो 3 कानून बना है, उस कानून के पहले प्रावधान क्या था कि पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, किसान अपनी उपज को केवल बाजार समिति में ही बेचेगा, वो बाहर नहीं बेच सकता है। कल सरकार अगर कानून बना दे कि कपड़ा केवल लहरियासराय में बिकेगा, बेनीपुर में नहीं बिकेगा, या कोई कहे कि जूता बनता है आगरा में, दिल्ली में जूता नहीं बिकेगा, तो अगर कपड़े के लिए, जूते के लिए, बाकी सामान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी सामान कहीं भी बिक सकता है, तो ऐसा कानून क्यों कि सामान केवल बाजार समिति में ही बिकेगा? और कितना टैक्स लगता था मालूम है? 8% टैक्स। बिहार में तो 1% था, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसान अगर बेचने जाएगा तो जो व्यापारी सामान खरीदेगा उसको 8% टैक्स देना पड़ेगा। 8% टैक्स देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने एक झटके में खत्म कर दिया। कहा कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसान अपनी उपज को बेच सकता है। मेरे दरभंगा के बहनों और भाइयों, आप ही बताइए, अगर कृषि सुधार में ये कानून बना कि कहीं भी किसान बेच सकता है, तो ये सही है कि गलत है? क्या अगर व्यापारी को अपना सामान बेचने की छूट है, डॉक्टर को प्रैक्टिस करने की छूट है, इंजीनियर को नौकरी करने की छूट है, तो किसान को क्या ये छूट नहीं मिलनी चाहिए कि अपना सामान वो हिंदुस्तान में कहीं भी बेच सकता है? और अगर ऐसा कानून बनाया कि किसान को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कर दिया, इस पर क्या गलत किया नरेंद्र मोदी ने? मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, अगर बाजार समिति के टैक्स को खत्म कर दिया कि बाजार समिति के बाहर अगर किसान सामान बेचेगा उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये शब्द सुनते होंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि वो आटा मिल वाले, मान लीजिए दरभंगा में फ्लावर मिल है, वो किसानों से कहता है बुआई के पहले कि आपका सारा गेहूं खरीद लेंगे और समझौता करता है कागज पर, आपको या रेट देंगे या मूल्य देंगे कि आपका सारा सामान हम खरीद लेंगे। तो मेरे मित्रों, ये कोई गलत है क्या? अगर किसान को बुआई के पहले मालूम हो जाए उसके धान का दाम क्या होगा, गेहूं की कीमत क्या होगी, और कोई व्यापारी, कोई मिल मालिक अगर कहता है कि इस कीमत पर, चाहे बाजार का भाव अगर कम भी होगा, तो जो समझौते की कीमत है उसी कीमत पर तुम्हारा सामान खरीदेंगे। अगर मक्का, गोभी, टमाटर, आलू, प्याज, कोई भी सामान अगर इस समझौते के साथ, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, ये क्या गलत है? क्या किसान की आमदनी बढ़ेगी नहीं? किसान को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है। लेकिन जब समझौता हो जाएगा उद्योगपति के साथ, कंपनी के साथ, तो जिस रेट में समझौता हुआ है उसी रेट में बिकेगा। उसे कम रेट पर अगर बाजार कम भी है तो भी नहीं बिकेगा। और अगर बाजार का रेट ज्यादा है तो किसान कह सकता है कि हमको ज्यादा रेट चाहिए। यह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आईटीसी कंपनी का नाम सुना आपने, जो आशीर्वाद आटा बनाती है, आपको मालूम है? आईटीसी कंपनी बिहार में 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदने का काम करती है। 1 लाख। तो अगर इस तरह की और बड़ी बड़ी कंपनियां अगर पहले से निर्धारित मूल्य पर किसानों की उपज को खरीदने का काम करती है, तो ये गलत है क्या? क्या किसानों को उचित दाम नहीं मिलेगा? इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और प्रचार क्या कर दिया गया कि किसानों की जमीन पर कब्जा हो जाएगा। प्रचार कर दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा।
मेरे मित्रों, मैं इस मंच से कहना चाहूंगा कि जब तक नरेंद्र मोदी है और जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक न तो कोई समर्थन मूल्य खत्म कर पाएगा और न कोई उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर पाएगा। लेकिन डर पैदा किया जा रहा है, भय पैदा किया जा रहा है। अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने धान की कीमत तय कर दिया 1868 रुपया, पिछले साल से 53 रुपया ज्यादा है। अगर समर्थन मूल्य खत्म करना होता तो समर्थन मूल्य की घोषणा क्यों करते? तो मित्रों, ये एक किसानों को बरगलाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी हो। तो आमदनी दुगनी कैसे होगी? अगर उसको सस्ता बीज मिलेगा, बैंक से कर्ज मिलेगा, बिना ब्लैक की खाद मिलेगी, तभी तो उसकी लागत कम होगी। मेरे दरभंगा के मित्रों, बताइए, नरेंद्र मोदी आने के पहले यूरिया का क्या हाल था? क्या लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? लोग रात से लाइन लगाते थे कि नहीं लगाते थे? क्या ब्लैक में यूरिया नहीं खरीदना पड़ता था? और आज बता दें, कहीं बाजार में यूरिया काले बाजार में बिकती है क्या? क्या लोगों को लाइन लगाना पड़ता है क्या? क्या यूरिया खाद नेपाल जाती है क्या? आज किसान को यूरिया बिना ब्लैक के अगर खरीदना पड़ता है तो क्या उसकी लागत कम नहीं हुई? मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, और हमने अब तय किया है, अभी तक बिहार का किसान डीजल से 5 साल के अंदर बिहार में एक भी खेत नहीं बचेगा जब बिजली नहीं पहुंचाई, और खेत तक बिजली पहुंचाई। अभी तो किसान के घर में बिजली पहुंची है, 24 घंटा बिजली किसान के घर में, खेत में बिजली नहीं पहुंची है। केवल बिहार में 1,40,000 किसानों के खेत तक बिजली का कनेक्शन दिया गया है। लेकिन अगले 5 साल के अंदर अब बिहार का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा, बिहार का किसान बिजली से सिंचाई करेगा। और मित्रों, कितना खर्च आता है मालूम? 1 एकड़ जमीन को अगर आप पटवन करते हैं डीजल से तो 200 रुपये खर्च आता है, और बिजली से अगर पटवन करेंगे तो केवल 20 रुपया खर्च आएगा, 20 रुपया खर्च आएगा। तो किसान की लागत घटेगी कि नहीं घटेगी? किसान की आमदनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मेरे मित्रों, और बिहार में हमने तय किया है, हमारी सरकार ने, क्या होगा? 6.5 रुपये की बिजली केवल 65 पैसे के अंदर किसानों को दी जाएगी, 65 पैसे। तो मित्रों, यह है नरेंद्र मोदी की सरकार, ये बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार। आपको मालूम है, बिहार के अंदर बड़ी संख्या में बटाईदार हैं, गैर रैयत हैं, जिनके नाम से जमीन नहीं है, न उनको बैंक का ऋण मिलता है, न उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, क्योंकि जमीन तो किसी और के नाम पर है, खेती कोई और करता है। देश में बिहार पहला राज्य है जिसने गैर रैयत किसानों को, बटाईदारों को भी और किसान सरकारी योजनाओं का लाभ देना प्रारंभ कर दिया है। अब जो गैर रैयत किसान है उसको भी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, हम लोगों ने बिहार के अंदर 1,64,00,000 किसानों को निबंधित, ऑनलाइन निबंधित करने का काम किया। लोग कहते किसान तो अनपढ़ है, उसको तो मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो ऑनलाइन कैसे निबंधन कराएगा? उसको पता ही नहीं है कि बिहार में अभी तक 1,64,00,000 किसान, जिसमें रैयत और गैर रैयत दोनों हैं, आधार पर आधारित ऑनलाइन निबंधन कराने का काम किया है। अभी तो नरेंद्र मोदी की सरकार है। अभी जिक्र कर रहे थे संजय जी और गोपाल जी, 6,000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में प्रतिवर्ष नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया जाता है। और मालूम मित्रों, कि कांग्रेस की सरकार ने ऐलान किया कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, और कितने का कर्ज माफ करने का ऐलान किया? 53,000 करोड़। 10 साल में एक बार कर्ज माफ हुआ 53,000 करोड़। और किनका माफ हुआ? बड़े लोगों का, बड़े रैयत, बड़े काश्तकार, बड़े जमीन मालिक, छोटे किसानों का नहीं।
तो कांग्रेस के लोगों ने 10 साल में एक बार 53,000 करोड़ का ऋण माफ किया। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कहा कि हर साल हम ऋण माफ नहीं करेंगे, गलत आदत नहीं लगाएंगे, लेकिन हर साल किसानों के खाते में 75,000 करोड़ देंगे, 75,000 करोड़। और पिछले 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के 12 करोड़ किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपया देना प्रारंभ कर दिया है। और सोचिए कि 10 साल के अंदर कितना हो जाएगा? 7,50,000 करोड़। अरे कांग्रेसी तुम लोगों ने तो 53,000 करोड़ माफ किया, 50,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी 10 साल के अंदर 7,50,000 करोड़ गरीब किसानों के खाते में देने का काम कर रहा है। मेरे मित्रों, ये बिहार की सरकार है और अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, हर चीज ऑनलाइन, हर चीज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में चला जाता है। ये तो याद कीजिए, लालू जी के राज को, कांग्रेस के राज को मेला लगता था ब्लॉक पर, पंचायत में दलाली, बिचौलिया, बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं। अब तो एक बार निबंधन हो गया तो अपने आप आपके खाते में पैसा चला जाएगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार की सरकार ने, हम डीजल अनुदान देते हैं। जब अभी तो डीजल चल रहा है, जब सूखा पड़ गया तो किसानों की लागत बढ़ गई, खेती मारी गई।